कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज कक्षा 12 के लिए मैं एक नई लेसन के साथ शुरू करने जा रहा हूं। वह लेसन है तरंग प्रकाशिकी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में वेव ऑप्टिक्स। बच्चों, अभी तक हमने ज्यामितीय प्रकाशिकी का अध्ययन किया, जिसमें यह माना जाता है कि प्रकाश माध्यम के कणों की सहायता से सरल रेखा में आगे की ओर बढ़ता है, जिसको प्रकाश के कणिका का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को 1637 ईस्वी में डेस्कार्टेज नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया और बाद में आइजैक न्यूटन ने इसको विस्तारित किया और इसकी सहायता से हमने जो है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का जो है वर्ण विक्षेपण है ना, प्रकाश का सरल रेखा में गमन जो होता है, इसका अध्ययन किया। और इस सिद्धांत से हमने ये देखा, मतलब जो सिद्धांत से ये पाया गया कि जो है सघन माध्यम में जो प्रकाश का वेग है वो विरल माध्यम से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। उसके बाद 1678 ईस्वी में डच के भौतिक वैज्ञानिक हाइगेंस ने प्रकाश के संचरण के लिए एक तरंग सिद्धांत दिया। प्रकाश के संचरण के लिए तरंग सिद्धांत दिया और तरंग, उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है किसकी भांति काम जाता है, प्रकाश संचरण किसकी तरीके से करता है, कणों के तरीके से, ना कि बल्कि तरंग के माध्यम से प्रकाश जो है चलता है। जिस प्रकार से ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं, उसी प्रकार से प्रकाश भी क्या होता है, ध्वनि तरंगों के रूप में जो है आगे को बढ़ता है। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या को सफलतापूर्वक समझाया और साथ ही साथ उन्होंने माना कि जो सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो विरल माध्यम से क्या होती है, कम होती है। तो ये ठीक अपोजिट किसका है, ये प्रकाश के कणिकाओं के सिद्धांत के ठीक अपोजिट है हाइगेंस के तरंग संचरण का, जो तरंग का जो सिद्धांत है। ठीक है। तो बच्चों, हाइगेंस ने कहा कि जब कोई प्रकाश जो है, जब कोई प्रकाश तरंगें किसी प्रकाश स्रोत से निकलती हैं तो वो चारों दिशाओं में क्या करती हैं, चारों दिशाओं में चलती हैं। और चूंकि उस टाइम पे वैज्ञानिकों का ये मानना था कि प्रकाश के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तरंगों के संचरण के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेंस ने क्या माना बच्चों, उस टाइम पे हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी जो माध्यम माना ईथर। चूंकि ईथर जो है भारहीन होता है, उसका भार, वेट, ईथर का भार क्या होता है, कम होता है, उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, और उसकी जो प्रत्यास्थता होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए हाइगेंस ने जो एक सर्वव्यापी माध्यम लिया ईथर, और ईथर लिया तो चूंकि ईथर जो है बहुत हल्का होता है, उसमें जो ईथर जो है पदार्थ के कणों से होकर के चला जाता है। तो जो प्रकाश की कणें जो, चूंकि ईथर हल्का है, तो जब जो प्रकाश तरंगें जब ईथर से होकर के निकलती हैं तो वो अधिक वेग से होकर के जाती है। ठीक है। तो अधिक वेग से होकर के जाते हैं तो वहां पे जो प्रकाश का जो वेग होगा, प्रकाश का जो वेग होता है बच्चों, प्रकाश का वेग हो जाता है अंडर रूट प्रत्यास्थता बटे घनत्व। ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं अंडर रूट E अपॉन डी। ठीक है। E क्या है, प्रत्यास्थता से डिनोट करते हैं, D मतलब बोलने का मतलब है कि जब जो है प्रकाश सर्वव्यापी माध्यम जो हाइगेंस ने माना था उससे होकर के जाता है, तो वहां पर प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है। और वेग क्या होगा, क्योंकि प्रत्यास्थता की जो ईथर की जो प्रत्यास्थता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ईथर की जो प्रत्यास्थता, मैंने कहा ईथर क्या होता है, ईथर भारहीन है, उसका भार नहीं होता है, उसका घनत्व कम होता है, उसकी प्रत्यास्थता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इससे जो है ये जो ईथर वाले माध्यम से प्रकाश तरंगें जो होती हैं
बहुत तीव्र वेग से जाती हैं, ठीक है। और तीव्र वेग से जाने के बाद ये क्या होती है, वस्तुओं पर टकराते हैं। प्रकाश तरंगें जब वस्तु पर टकराएंगी और वस्तुओं पर टकराने के पश्चात ये हमारे आंख के रेटिना पर गिरती हैं, जिससे वस्तु हमें क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। तो बच्चों, ये जो हाइगेंस का जो तरंगिकाओं का सिद्धांत है, ये जो है बाद में जो है उस दौरान क्या था कि उस दौरान जो बच्चों, उस दौरान न्यूटन का बोलबाला था। उस टाइम पे जो है न्यूटन का बोलबाला था, इसलिए इसको ज्यादा मान्यता नहीं मिली। 1938 में जो है, 1937 की बात मैं कर रहा था, 1937 में जो तरंग के कणिकाओं का सिद्धांत डेस्कार्टेज ने दिया था और उसको विस्तारित किया था किसने, आइजैक न्यूटन ने। तो उस टाइम पे बच्चों न्यूटन आइजैक का बोलबाला था, तो उससे जो है ये जो हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत, जो तरंगिकाओं का जो सिद्धांत था, तरंग सिद्धांत, ये जो है दब गया। तो ठीक है, उसके बाद उसी दौरान जो है फोको एक वैज्ञानिक हुए। फोको ने जो है प्रकाश के जो चाल होती है, प्रकाश का जो वेग होगा जल और वायु में प्रकाश के वेग के लिए जो है प्रयोग किए, और उसमें उन्होंने पाया कि वायु में प्रकाश का वेग अधिक और जल में प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होता। जल में प्रकाश का वेग कम, वायु में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है। अर्थात यहाँ से जो है तरंग का जो सिद्धांत हुआ, यहाँ से क्या होगी, उसकी शुरुआत होगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हाइगेंस के तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है। हाइगेंस ने क्या कहा बच्चों, जो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे तरंगाग्र। इसमें शुरू करते हैं आप तरंगाग्र, वेव फ्रंट, वेव FRONT फ्रंट, मतलब तरंगाग्र किससे कहते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये पढ़ेंगे तरंगाग्र। ठीक है, तरंगाग्र होता है किसी माध्यम में खींचा गया वो काल्पनिक पृष्ठ जहां पर तरंग के कणों की कला क्या होती है, समान होती है। अर्थात वहां पर जो तरंग के कणों की जो दिशा होगी वो क्या होगी, अभिलंबवत होगी, इस तरीके से। ठीक है, मतलब माना सपोज यहाँ पर बच्चों, माना ये प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से, ये प्रकाश स्रोत है, तो प्रकाश स्रोत से जो निकलने वाली तरंगें हैं वो चारों दिशाओं में चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस प्रकाश स्रोत से जो तरंगाग्र निकली, तो प्रकाश स्रोत से माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जहां पर इस तरीके से जो बच्चों, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जहां पर जो है क्या होता है, किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जहां पर तरंग के कणों की कला क्या होती है, समान होती है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक प्रकाश सोर्स है जिससे जो है चारों दिशाओं में प्रकाश किरणें निकल रही हैं। तो यहाँ पर जो तरंग जो प्रकाश है, प्रकाश के कणों के द्वारा जो है इनकी कला क्या होती है, माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जहाँ पर तरंग के कणों की कला क्या होती है, समान होती है। यहाँ पर जो हमने काल्पनिक पृष्ठ खींचा AB, तो यहाँ पर प्रत्येक कण की कला क्या होगी, समान होगी। यहाँ पर जो कणों की कला क्या होगी, समान होगी। तो ये कहलाता है बच्चों तरंगाग्र। और यहाँ पर इन कणों की जो दिशा को व्यक्त कर रहा है, अर्थात मैंने ये जो दिशाएं बताई, ये इसकी क्या होती है, अभिलंबवत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो इसकी दिशा को क्या करती हैं, हाइगेंस के मतलब तरंगाग्र की दिशा को क्या करते हैं, व्यक्त करती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो तरंगाग्र होता है, तरंगाग्र की जो डेफिनेशन मैंने बताई कि किसी माध्यम में खींचा गया वो काल्पनिक पृष्ठ जहां पर कणों की कला जो होती है, यहाँ पर कणों के कला क्या होती है, समान होती है। कणों के कंपन की कला क्या होगी, समान होगी, तो वो कहलाएगा तरंगाग्र। और उन कणों की जो दिशा होगी वो क्या होगी, अभिलंबवत होगी, आगे को होगी। ठीक है, तो बच्चों जो तरंगाग्र है वो 3 प्रकार का तरंगाग्र मैं बताऊंगा। तो पहला तरंगाग्र, हमारा तरंगाग्र कितना होगा, तरंगाग्र जो होगा वो 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जो वेव फ्रंट होता है बच्चों वो 3 प्रकार का है। नंबर 1 पहला तरंगाग्र है आपका गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। अब गोलीय जो तरंगाग्र है मतलब कि जब किसी प्रकाश स्रोत से
जब किसी प्रकाश स्रोत, मानो सपोज एस से है, प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती हैं, तो बच्चों प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो तरंगे होती है वो चारों दिशाओं में होती है। इस तरीके से जो है चारों दिशाओं में प्रकाश स्रोत से तरंगे निकल रही हैं। तो तरंगों से, तो मैंने कहा कि प्रकाश स्रोत से जब तरंगे निकली तो यहाँ पर जो है ये जो गोलीय तरंगाग्र है, मतलब इसके जो है यहाँ पर जो है कुछ दूरी पर जब ये आगे निकल रही है, तरंगाग्र आगे को निकल रही है और प्रकाश की कण जब आगे को जा रहे हैं तो ये एक तरंगी की भांति यहाँ पे ये जो है एक इस प्रकार का जो पृष्ठ बन जाता है बच्चों। इस तरीके से जो है प्रकाश जा रहा है आगे को, ठीक है। तो यहाँ पर जो तरंगाग्र होगा, यहाँ पर जो है एक त्रिज्या का, मतलब बिंदु, इस प्रकाश स्रोत को केंद्र मानते हुए आर त्रिज्या का यदि हम वृत्त खींच रहे हैं तो यहाँ पर जो है प्रत्येक कणों की क्या होगी, कला क्या है, समान है। मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो कण गए, क्योंकि प्रकाश स्रोत को केंद्र मानते हुए जब प्रकाश किरणें आगे को चल रही हैं तो इन्होंने क्या किया, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, मतलब यहाँ जो है आर त्रिज्या का एक जो है वृत्ताकार पथ बना हमारा, ठीक है, इसके चारों ओर। तो जो इन कणों को हमने कहा ये कहलाती है आपकी जो है गोलीय तरंगाग्र। क्या कहलाती है, गोलीय तरंगाग्र। अब जो इनकी दिशा होती है बच्चों, ये क्या होती है, अभिलंबन आगे को होती है। तो ये हमारा ए वाली कंडीशन है। दूसरा जो तरंगाग्र होगा, जिस चाल से, देखिए बच्चों, जिस चाल से ये चली, शुरुआत से चली, तो यहाँ पर जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र जो हमारा बना ए बी, ठीक है, बी सी, ठीक है, बी डैश सी, ठीक है, इस तरीके से जो तरंगाग्र बना, यहाँ पर तरंगों की कला क्या है, समान है। दूसरा, गोली के बाद हमारा आ गया आपका बेलनाकार। अब देखिए जब ये आगे गया तो बेलनाकार तरंग, जो गोलीय तरंगाग्र है, दूसरा है बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक है। बेलनाकार सिलेंड्रिकल जो वेव फ्रंट होता है, उस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है कि जब ये आगे गया, जब प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश किरणें जो है आगे को निकली, उन्होंने जो है एक गोलीय तरंगाग्र का निर्माण किया और आगे जाने के फलस्वरूप जब तरंगाग्र जो है एक रेखीय स्रोत होता है, तरंगाग्र का क्या होगा, एक रेखीय स्रोत, आगे जाकर के एक रेखा की भांति जो है तरंगाग्र जो है प्रकाश के कण जो है निकल रहे हैं। तो यहाँ पर इस ए बी पर जो है प्रकाश के कणों की जो कला होगी वो क्या होगी, समान होगी। मतलब जब तरंगाग्र का स्रोत क्या होगा, एक रेखीय होगा। जब तरंगाग्र का मतलब जो स्रोत होगा वो क्या होगा, एक रेखीय होगा। और यहाँ पर जो है हम इसको जो है इसके चारों ओर हम आर त्रिज्या का एक बेलन की कल्पना करते हैं, इसके चारों ओर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो तरंगाग्र बनना है यहाँ पे, इस तरीके से ये बेलनाकार तरंगाग्र हमारा बन गया, ठीक है बच्चों, ये बेलनाकार तरंगाग्र। तो यहाँ पर जो कणों की कला है वो क्या है, समान है, ठीक है। उसके बाद जब गोलीय, जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाला जो हम गोलीय तरंगाग्र है अथवा बेलनाकार जो तरंगाग्र है, बेलनाकार तरंगाग्र है, यदि वो जो है बहुत आगे निकल रहा है, उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, त्रिज्या यदि अनंत है, तो आगे जाकर के ये जो है इस तरीके से क्या हो जाता है बच्चों, ये समतल तरंगाग्र बन जाता है। क्या बन जाता है, समतल तरंगाग्र। मतलब यहाँ पर जो है त्रिज्या, यदि गोले की त्रिज्या जिस प्रकाश स्रोत से जो तरंगें निकल रही हैं, ठीक है, उसकी त्रिज्या यदि अनंत होती है तो जो यहाँ पे जो है ये समतल हो जाता है। और समतल होकर के ये क्या हो जाते हैं, ये ऋजु रेखीय हो जाते हैं। यहाँ पे जो प्रकाश जो तरंगाग्र होगा वो ऋजु रेखीय हो जाता है। तो ये हो गया आपका गोली तरंगाग्र। दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक है, बेलनाकार तरंगाग्र। और तीसरा हो गया समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। मतलब समतल तरंगाग्र में जब दूरी, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो बहुत दूरी पर हों, मतलब ये उनकी त्रिज्या, यदि गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र से तुलना करें तो उसकी त्रिज्या जो है मूल स्रोत से जो है जहां से प्रकाश तरंगे निकली वो ज्यादा होंगी। तो वहां पर जो है हमारा जो क्या बन जाता है, समतल तरंगाग्र बन जाता है। और ये समतल तरंगाग्र किसकी भांति, ऋजु रेखाओं की भांति जो है इस तरीके से जो है आगे बढ़ता है, ठीक है। तो और ये किस तरीके से, ये एक्स अक्ष, धनात्मक एक्स अक्ष में, धनात्मक एक्स अक्ष की
ओर आगे को बढ़ते हैं। ये एक्स अक्ष की ओर क्या हो रहे हैं, सीधे क्या है आगे को बढ़ रहे हैं एक सरल रेखा में। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि प्रकाश जो तरंगाग्र है वो तरंगाग्र कहाँ से हुई, एक प्रकाश स्रोत से शुरू हुई, बिंदु स्रोत जिससे कह रहे हैं। तो बिंदु स्रोत के चारों ओर प्रकाश तरंगें निकली, तो वहां पर जो है हम वहां पर मान रहे हैं कि 8 त्रिज्या का एक गोलाकार पद बना है जहां पर एक काल्पनिक पृष्ठ बना ए बी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कोणों की कला क्या है, समान है। ठीक है, फिर ये जो है जब आगे को जा रहे हैं तो ये यहाँ पर जो तरंगाग्र का स्रोत है वो रेखीय हो जा रहा है। तरंगाग्र का स्रोत क्या है, वो रेखीय, और यहाँ पर जो है कोणों की कला क्या है, समान है, और इसके चारों ओर जो है तरंगों की कला, कोणों की कला समान है। तो ये किसकी रचना हो जा रही है, बेलनाकार। यहाँ पे जो तरंगाग्र बन गए बेलन की बात है, जो है सरल रेखा रेखीय जो स्रोत है। ठीक है, तो स्रोत है रेखीय तरंगाग्र से जो है यहाँ पे जो है इसके चारों ओर, उसके आगे यदि जो है बिंदु स्रोत से त्रिज्या जो है ज्यादा हो जाती है, बहुत दूरी पर, अनंत दूरी पर यदि बांधते हैं तो तरंगाग्र हमारा क्या हो जाता है, समतल हो जाता है, या एक्स अक्ष में धनात्मक एक्स अक्ष की ओर जो है ये जो है तरंगाग्र एक्स अक्ष में हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो जनरल समीकरण होता है बच्चों, इस तरंग का जब तरंग जो है ऋजु रेखीय होती है और एक्स अक्ष में होती है, तो उसके लिए जो सूत्र होता है वो सूत्र हमारा जो तरंग का जो सूत्र हमारे पास होता है बच्चों, वो तरंग का सूत्र होता है y बराबर, जो विस्थापन हो जाएगा y बराबर a साइन t/t माइनस x अपॉन लैम्डा। ये तरंग का सूत्र होता है। यदि तरंग जो है x अक्ष में क्या कर रहा है, संचरण कर रही है, जब तरंग जो है धनात्मक x अक्ष में संचरण कर रही है, तो तरंग के लिए जो सूत्र हो जाता है वो सूत्र होता है y बराबर, y क्या है, विस्थापन है, a उसका जो है क्या है, आयाम है। ठीक है, तो √t/t माइनस x अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से जो है ये हमने तरंगाग्र समझा। अब जो है हाइगेंस के जो तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है, हाइगेंस ने जो तरंगिकाओं का जो सिद्धांत दिया वो दिया हाइगेंस ने द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस ने कहा जब प्रकाश किरणें जो है बच्चों, इस टॉपिक को जो है हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।